हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे विद हैंड रिटन इजी नोट्स के साथ। और सेकंड चैप्टर का नाम है विलियन यानी सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विलियन होता क्या है। तो विलियन दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे नमक और जल का विलयन, ये समांगी विलयन है। ठीक है, समांगी मिश्रण है, इसको विलयन कहा जाता है। अब विलयन के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, घटक होते हैं यानी कि जिन जिन चीज़ों से वो मिलके बना होता है विलयन। तो सबसे पहले है विलय यानी सोलेबल। तो विलयन में वह पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में रहता है विलय कहलाता है। विलय कौन सा पदार्थ होता है विलयन में, जो कम मात्रा में डाला जाता है। जैसे कि 1 लीटर जल में 250 ग्राम चीनी का घोल, ये सब क्या है, विलय कहलाता है। चीनी, जो चीनी होगी वो कम मात्रा में, इसलिए क्या कहलाएगी, विलय कहलाती है। सेकंड है हमारा विलायक। विलायक यानी सोलवेंट। तो विलयन में वह पदार्थ जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में रहता है इसे विलायक कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपका वाटर हो गया, दूध हो गया, ये क्या है, विलयन होता है। यदि विलयन के दोनों घटक द्रव अवस्था में हो, जिस घटक की मात्रा कम होगी उसे विलय तथा जिस घटक की मात्रा अधिक होगी उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 लीटर जल में 250 ml C2H5OH। ठीक है, तो ये हो गया इसके विलयन के कंपोनेंट्स। अब है सांद्रता के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं, जैसे तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो तनु मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे कि यदि विलयन के प्रति एकांक लीटर में विलय की सांद्रता कम हो तो ऐसा विलयन तनु विलयन कहलाता है। यानी जो हम मिलाते हैं उसमें विलय, उसकी सांद्रता कम हो तो उसे तनु विलयन कहते हैं। और सांद्र विलयन कहलाता है यदि विलयन के प्रति एकांक लीटर में विलय की सांद्रता ज़्यादा हो, विलय की सांद्रता ज़्यादा हो तो उसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, और एक होता है संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन क्या होता है, स्थिर ताप पर, यानी कि ताप स्थिर रहती है, वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हुई हो संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है और असंतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन क्या होता है, जिसमें स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है उसे उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा हेनरी का नियम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलीयता, गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, एम प्रोपोर्शनल पी। एम क्या है, एम है गैस की द्रव में विलीयता, और के हमारा समानुपाती स्थिरांक, क्योंकि प्रपोजनल हटा के आने के बाद हमने ये के प्रपोजनल लगा दिया है, सॉरी समानुपाती स्थिरांक लगा दिया है। अब पी क्या है, पी है गैस का दाब, प्रेशर यानी गैस का दाब। ठीक है, तो ये हेनरी का नियम है। अब हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं भी थी, तो इसकी लिमिटेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दाब अधिक ना हो, ताप बहुत कम ना हो, गैस विलायक में बहुत कम विलय हो, गैस की आणविक अवस्था द्रव्य गैस अवस्थाओं में समान हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। सांद्रता भी इसकी 3 प्रकार की होती है, जैसे W/W, भार भार अपॉन द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो उसे भार अपॉन भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। एग्जाम्पल है 20% शर्करा का विलयन। जैसे कि भार प्रतिशत क्या होगा इसका, विलय का भार अपॉन विलयन का अनुभार मल्टीप्लाई 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। सेकंड है हमारा आयतन प्रतिशत। तो विलय पदार्थ की ml में वह मात्रा 100 ग्राम सौ ml विलयन में घुली हुई हो उसे आयतन अपॉन आयतन प्रतिशत कहते हैं।
आयतन मतलब हमारी वॉल्यूम होती है। तो आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला होता है विलय का आयतन अपॉन विलायक का आयतन इंटू 100। भार अपॉन आयतन प्रतिशत यानी कि वेट अपॉन वॉल्यूम इसका प्रतिशत। विलेय पदार्थ की मात्रा में वह मात्रा जो 100 मिली विलियन में घुली हुई हो उसे भार अपॉन आयतन प्रतिशत कहते हैं। इनका फॉर्मूला होता है विलेय का भार अपॉन विलियन का आयतन इंटू 100। ठीक है। अब हमारा पीपीएम यानी कि पार्ट्स प्रति मिलियन, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। किसी विलियन की 1 मिलियन यानी कि 10⁶ ग्रामों में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलियन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। पीपीएम का फॉर्मूला होता है विलेय का भार ग्राम में, विलियन का भार ग्राम में इंटू 10⁶ यानी कि 1 मिलियन। अब हमारी मोलरता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोलैरिटी। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? विलियन के मोलों की संख्या विलियन का आयतन लीटर में, जैसे M=N/V। और ये इसके फॉर्मूले ही है। मात्रक होता है इसका मोल प्रति लीटर। नॉर्मलता क्या होती है? नॉर्मेलिटी। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। N क्या होता है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। अब फॉर्मेलिटी क्या होती है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या विलियन की फॉर्मलता कहलाती है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? F विलियन के ग्राम सूत्र भारों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। मोलर विलियन। तो किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय का 1 मोल घुला हो तो ऐसा विलियन मोलर विलियन कहलाता है। यानी कि किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में, विलियन का 1 लीटर हमने आयतन ले लिया और उसमें विलेय का 1 मोल घोल दिया हो तो उसे मोलर विलियन कहलाता है। नॉर्मल विलियन। यदि किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो ऐसा विलियन नॉर्मल विलियन कहलाता है। उसके बाद है फॉर्मल विलियन। यदि किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय का एक सूत्र भार घुला हो तो ऐसा विलियन फॉर्मल विलियन कहलाता है। अब हमारी मोलैलिटी यानी मोललता है। उसे एक 1 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलियन की मोललता कहलाती है। यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलियन की मोललता कहलाती है। ठीक है। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय में उपस्थित मोलों की संख्या और अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। मोललता यानी कि M, और विलेय के मोलों की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल अपॉन विलेय का भार यानी कि W। मात्रक होता है इसका मोल प्रति किलोग्राम। अब मोलर विलियन क्या होता है कि यदि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय का 1 मोल घुला हो तो ऐसा विलियन मोलर विलियन कहलाता है। ठीक है। सेकंड हमारा टॉपिक है मोल प्रभाज या मोल अंश। तो किसी विलियन में विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि XA यानी कि ए का मतलब हो गया विलायक का मोल प्रभाज यानी कि विलायक के मोलों की संख्या अपॉन विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, या XA हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, यानी कि XA=N/N+N। ठीक है। और ये इस तरीके का फॉर्मूला आ जाएगा। N को हमने W/M से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से ये फॉर्मूला रख के भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो विलेय का मोल प्रभाज यानी कि XB, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या XB, वो भी इसी तरह होगा। इसी तरह का इसका फॉर्मूला होगा। इससे हम किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। अब XA+XB=1 यानी कि XA था हमारा विलायक का मोल प्रभाज और XB था हमारा विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है। =1 होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विलियनों के अनुसंख्यक गुणधर्म।
तनु विलयनों के वे भौतिक गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कणों, अणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, लेकिन उनके आकार तथा आकृति पर निर्भर नहीं करते, अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, वैसे आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परासरण। परासरण क्या होता है? ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली यानी एसपीएम में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रभाव परासरण कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, अंतः परासरण और बाह्य परासरण। यानी कि विलायक के जो अणु होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली एसपीएम यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह जो होता है वो परासरण कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? देखिए, वे झिल्लियां जो केवल विलायक के अणुओं को अपने से होकर आर पार जाने देती है, विलायक के अणुओं को, परंतु विलय के अणुओं को नहीं। तो ये होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परासरण दाब। किसी विलायक का परासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है। और इसका फॉर्मूला ये है, इस पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी या पाई इज इक्वल टू सी एस टी, ठीक है। आर या एस उसके स्थान पर ये वैल्यू हमें रखनी होती है 0.0821 और ये लीटर वायुमंडल लीटर पर मोल, ठीक है, ये इसका मात्रक होता है और ये इसका फॉर्मूला। अब परासरण दाब के नियम नियम क्या क्या है परासरण दाब के? तो सबसे पहला है बॉयल वॉन हॉफ नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रसरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। यदि विलयन का प्रसरण दाब P एवं सांद्रता C हो तो, यानी कि P प्रोपोर्शनल C, ये स्थिर ताप पर होता है, ठीक है। अब P अपॉन C इज इक्वल टू हम इधर कांस्टेंट ले आते हैं। यदि विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति वी लीटर हो तो C इज इक्वल टू 1 अपॉन वी मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो C इज इक्वल टू यानी कि सांद्रता होती है और सांद्रता बताया गया है कि 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल प्रति लीटर, ठीक है। V प्रति लीटर, ये V हो गया प्रति लीटर, या इसे P अपॉन 1 अपॉन V लिख सकते हैं, यानी कि P अपॉन C होता है ना, तो P अपॉन ये C की वैल्यू है, ये C इधर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, या पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। सेकेंड है चार्ल्स वॉनहॉफ नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का प्रसरण दाब विलयन के परमताप के समानुपाती होता है। यदि विलयन का प्रसरण दाब P एवं परमताप T हो तो P प्रोपोर्शनल T स्थिर ताप पर होता है ये, या P अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमने T को इधर ले आए और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा के कॉन्स्टेंट हमने इधर रख दिया। नेक्स्ट टॉपिक है तनु विलयनों की वॉनहॉफ समीकरण या वॉनहॉफ नियम। तो बॉयल वॉनहॉफ नियम व चार्ल्स वॉनहॉफ नियम को संयुक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होती है उसे तनु विलयनों की वॉनहॉफ समीकरण कहते हैं। जैसे बॉयल वॉनहॉफ नियम अभी हमने पीछे पढ़ाया आपको, और चार्ल्स वॉनहॉफ नियम, इन दोनों को बस प्लस करने पर जो समीकरण मिलती है, जैसे कि बॉयल वॉनहॉफ होता है P प्रोपोर्शनल C, ये तो इस समीकरण 1 होगी, और सेकंड है P प्रोपोर्शनल T, ये समीकरण 2 होगी। इन दोनों को जोड़ने पर P इज इक्वल P प्रोपोर्शनल C और T, P इज इक्वल टू S हमने क्या लगा दिया, एक स्थिरांक लगा दिया, ये विलयन स्थिरांक होता है, ये कांस्टेंट होता है, या P इज इक्वल टू C इंटू एस टी, ये हो जाएगा। यदि सांद्रता 1 मोल प्रति वी लीटर हो तो C इज इक्वल टू 1 वी मोल प्रति लीटर और P इज इक्वल टू 1 वी एस टी या पी वी एस टी, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब विलय के n मोलों के लिए अगर विलय के मोल भी दिए गए हो हमारे न्यूमेरिकल में, तो पी वी इज इक्वल टू n हम इधर लगा देते हैं, ये समीकरण 3 हो गई। और समीकरण 3 को तनु विलयनों की वॉनहॉफ समीकरण कहते हैं, यानी कि ये जो समीकरण निकल गया है इसे ही तनु विलयनों की वॉनहॉफ समीकरण कहते हैं। लेकिन जो n है
उसका भी अगर हम उसे भी अच्छी तरह से लिखें तो n इज़ इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन m होता है। तो n के स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं, अगर इन दोनों में से